नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिर क्लासी में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथियों, आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन की क्लास है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है। चलिए देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग अब देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो नींव पड़ी लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में और लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन माने जाते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। अब सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का समय जान लेते हैं। कब से कब तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। अब देखिए, जो रेडियो कार्बन डेटिंग से इसकी समय का पता चलता है, तो पुरानी पद्धति में आप लोग देखेंगे तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। लेकिन जो नवीन पद्धति से इसकी गणना हुई इसके समय की, तो वो मानी जाती है आपकी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो हम लोगों ने समय को जान लिया। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम मिलते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, हम लोगों को, बच्चों को भी होती है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को ही अन्य नाम जो इसके हैं, अन्य नाम, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इसी को बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को बोला जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इसी को बोला जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता। तेईस जो नाम है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ये सारे नाम आपके सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। चलिए आगे कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में, जो प्रमुख स्थल इसके प्राप्त हुए हैं, तो जैसे प्रमुख स्थलों में आपका जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, चंदोहड़ो हो गया, तो ये सब प्रमुख स्थलों में आते हैं। अब इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई वो आपका हड़प्पा था। तो हड़प्पा की खोज किसने की? अब देखिए, हड़प्पा की जो खोज की, ये किसने की? दयाराम साहनी जी ने। हड़प्पा की जो खोज की किसने की? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या की? हड़प्पा की खोज की और उसके उत्खनन का कार्य किया। ये जो सर जॉन मार्शल रहते, क्या रहते हैं? पुरातत्व विभाग के क्या रहते हैं? महानिदेशक। पुरातत्व विभाग के क्या रहते हैं? महानिदेशक रहते हैं।
तो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी क्या करते हैं, हड़प्पा की 1921 में खुदाई का काम करते हैं। देखिए जो हड़प्पा है इसका सबसे पहली जानकारी जो दी थी चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 में। फिर उसके बाद जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ये लोग क्या करते हैं, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करते हैं। जब वो लोग खुदाई करते हैं तो खुदाई में इन लोगों को क्या होती है, कुछ ईंटें प्राप्त होती हैं और उन्हीं ईंटों से ये लोग क्या करते हैं, रोड बनाने का काम करते हैं। फिर जब इसकी जानकारी आपको दयाराम साहनी जी को होती है तो दयाराम साहनी जी सर जॉन मार्शल के पास आते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, कहते हैं कि मुझे वहाँ पर क्या किया जाए, खुदाई करने दिया जाए। तो सर जॉन मार्शल इनको आदेश देते, तो इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी 1921 में क्या करते हैं, हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं। तो और वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा से संबंध। तो ये जानकारी मिलती कि एक प्रकार की ये सभ्यता थी, यहाँ पर लोग बसे हुए थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, इन सब की तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार भौगोलिक विस्तार। अब देखिए भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था और दक्षिणी, फिर इधर देख लेते हैं पूर्वी, फिर इधर देख लेते हैं पश्चिमी स्थल कौन कौन से। देखिए सबसे उत्तर में जो इसका स्थल था वो कौन सा था, मांडा। उसका क्या नाम था, मांडा। ये मांडा जो था चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी आपकी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और देखिए इसका जो दक्षिणतम बिंदु था उसका नाम क्या था, दैमाबाद। क्या नाम था उसका, दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद जो है ये आपका गोदावरी या परवरा, गोदावरी या परवरा नदी के किनारे स्थित है। ये आपकी गोदावरी नदी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब देखिए इसका जो पूर्वी स्थल था या पूर्वी छोर जो था वो कौन सा था आपका, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपके किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे ये आपकी कहाँ पड़ती है, यूपी में पड़ती है। अब देख लेते हैं पश्चिमी छोर इसका कौन सा था, तो पश्चिमी इसका जो छोर था उसका नाम क्या था, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर नाम था। ये सूतकांगेडोर जो है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे, द्वासक नदी के किनारे। तो हम लोगों ने इसका भौगोलिक विस्तार देख लिया। भौगोलिक विस्तार में हम लोगों ने देखा कि इसका उत्तरी स्थल कौन सा था, तो सबसे उत्तरी इसका मांडा था। मांडा जो आपका है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिणी बिंदु जो था वो क्या था आपका, दैमाबाद। दैमाबाद आपका परवरा या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और पूर्वी जो स्थल इसका था आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो पश्चिमी स्थल था वो सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर आपका द्वासक नदी के किनारे है। और द्वासक नदी आपकी कहाँ है, पाकिस्तान में है। चलिए अब इसके प्रमुख स्थलों की चर्चा करते हैं और प्रमुख स्थलों से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा को जानते हैं कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा, इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब, 1921 में इसके उत्खनन का कार्य किया, इसकी खोज की।
अब देखिए हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और ये जो हड़प्पा है सिंधु घाटी से प्राप्त जितने भी स्थल हैं उन स्थलों में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। पहले पे आपका कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो देखिए हड़प्पा से जो प्राप्त हुई थी, तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों में आपका पहला हो जाएगा श्रमिक आवास, अन्नागार, यहीं से आपको अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए। श्रमिक आवास, अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए। और एग्जाम में जो खूब पूछा जाता है, 2 समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई थी। एक समाधि का नाम था समाधि R37। समाधि R37 एक समाधि प्राप्त हुई है, उसका नाम क्या दिया गया है? समाधि R37। और एक समाधि और मिलती है, उसका नाम दिया गया है समाधि H। तो हड़प्पा से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी हम लोगों ने जाना। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जो मोहनजोदड़ो, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल यही है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले उससे पहले प्राप्त चीज़ों से पहले इसका अर्थ भी पूछ लेता है एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसी को या कहा जाता है मृतकों का टीला। इसी को कहा जाता है सिंधु का बाग। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है। सिंधु का बाग भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में आपका यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन, ये सब आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और अगर ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा था, तो अन्नागार था। अन्नागार जो था ये सबसे बड़ा आपका भवन था। प्राप्त जो चीज़ें हुई थी, स्नानागार, भवन, सभा भवन, पुरोहित आवास, तो अन्नागार जो था ये सबसे बड़ा था। चलिए और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। अब देखिए मोहनजोदड़ो से ही आपकी कांस की नर्तकी की मूर्ति, कांस के नर्तकी की मूर्ति, मुद्रा पर आपके कौन मिले हैं, पशुपतिनाथ के चित्र, पशुपतिनाथ का चित्र, पशुपतिनाथ का चित्र। और देखिए यहीं से आपके क्या है, मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। क्या, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य। और यहीं से आपको क्या मिले, 21 मानव नर कंकाल, 21 मानव नर कंकाल भी आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ से आप एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। 21 मानव नर कंकाल तो मिले हैं, लेकिन जैसे समाधि जो होती है, जैसे उनको दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, जैसे उस पद्धति में उनको दफनाया नहीं गया था। तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब चलिए हम लोग सिंधु घाटी का जो अगला स्थल उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा चंदुहड़ो है। कौन सा है, चंदुहड़ो, चंदुहड़ो, चंदुहड़ो। अब देखिए चंदुहड़ो की खोज किसने की, एन.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार। चंदुहड़ो की खोज किसने की, एन.जी. मजूमदार। अब देखिए चंदुहड़ो में ही एक संस्कृति विकसित हुई, कौन सी, जिसको बोला जाता है झूकर संस्कृति। कौन सी संस्कृति, झूकर संस्कृति। चलिए अब देखिए यहीं एक व्यक्ति है, कौन है, मैके, जिनका नाम क्या है, मैके। मैके महोदय ने ही क्या किया है, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना खोजा था। मनके बनाने का कारखाना। तो एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के चंदुहड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। और चलिए देख लेते हैं यहाँ प्राप्त साक्ष्यों में क्या क्या मिले हैं, क्या क्या मिले हैं। अब देख लीजिए यहीं पर एक मुद्रा मिली है, चंदुहड़ो से एक मुद्रा मिली है जिस पर क्या है, 3 घड़ियाल, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र उस पर बने हैं, 2 मछलियों के चित्र बने हैं। एक मुद्रा मिली उस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के क्या बने हैं, चित्र बने हैं। और यहीं पर ही ऐसी ईंटें प्राप्त हुई हैं जिन पर बिल्लियों का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। बिल्लियों का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं। और एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं। तो वक्राकार ईंटें आपकी कहाँ से मिली हैं, वक्राकार ईंटें, तो वक्राकार ईंटें आपकी कहाँ से मिली हैं, चंदुहड़ो से मिली हैं। और महिलाओं से संबंधित अधिकतर चीज़ें
वो आपकी कहाँ से, चंदोहड़ों से ही प्राप्त हुई हैं। जैसे आपकी हो गई लिपस्टिक, लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, कंघा हो गया, उस्तरा हो गया, उस्तरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, आपकी चंदोहड़ों से मिली हैं। तो चंदोहड़ों से भी संबंधित जो आपके प्रमुख साक्ष्य थे हम लोगों ने जाना। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं लोथल। कौन सा स्थल, लोथल। लोथल। अब देखिए लोथल की खोज जो की थी, किसने की थी, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, SR राव, SR राव। लोथल की खोज किसने की, रंगनाथ राव ने की। लोथल जो है आपके गुजरात में, गुजरात भोगवा नदी के तट पर, किस नदी, भोगवा नदी के स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो क्या था, बंदरगाह था। ये क्या था, बंदरगाह था। अब देखिए लोथल से ही आपके क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य। क्या मिलते हैं, चावल के साक्ष्य। और लोथल से ही आपके सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। खूब पूछा जाता है कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। तो लोथल से भी संबंधित जो चीज़ें थी हम लोगों ने देखा। चलिए अगला जो जगह हम उसको देखते हैं। अगली जो जगह है वो कौन सी है, रोपड़। चलिए रोपड़ को देखते हैं, रोपड़ से क्या क्या मिली है, रोपड़ की खोज किसने की है। रोपड़, देखिए रोपड़ की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ की खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने की। रोपड़ आपका किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी से किनारे स्थित है। और प्राप्त साक्ष्यों में अगर आप देखेंगे यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान, यहीं से क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले, यहीं रोपड़ से मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य आपके किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा। अब देखिए कालीबंगा जो है ये भी आपका कहाँ स्थित है, राजस्थान। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, कालीबंगा से भी खूब पूछे। कालीबंगा का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं हम लोग। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखिए यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में क्या क्या है, यहीं से आपके जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण यहीं से मिले हैं आपके। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण, हल के प्रमाण, हल के प्रमाण
यहीं से आपके क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग के चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के प्रमाण, हल के प्रमाण और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपके कालीबंगा से मिले हैं। चलिए अगला स्थल हम लोग देखते हैं कौन सा, आपका धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा देखिए, धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, सफ़ेद कुआं। अब देखिए, अभी जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, पानी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो पानी के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, यहीं से। पानी के साक्ष्य, पानी के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। और धौलावीरा से ही आपके क्या, धौलावीरा आपका कहाँ स्थित है, अहमदाबाद। अहमदाबाद। और धौलावीरा से ही आपके पालिशदार क्या मिले हैं, पत्थर। पालिशदार पत्थर मिले हैं, पालिशदार पत्थर मिले हैं। चलिए अगला स्थल हम लोग देखते हैं रंगपुर। रंगपुर से आपका क्या मिला है, रंगपुर। ये रंगपुर जो है, रंगपुर भी आपका कहाँ है, अहमदाबाद है। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद। देखिए यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में खूब पूछा जाता है कि धान के भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। धान के भूसी के प्रमाण, धान के भूसी के प्रमाण। तो धान के भूसी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं आपके, धान के भूसी के प्रमाण जो मिले आपके कहाँ से मिले हैं, ये रंगपुर से मिले हैं। चलिए दो स्थलों के नाम और हम जान लेते हैं। एक हमारा कौन सा है, सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा। दूसरा आपका कौन सा है, रानाधुंडई। रानाधुंडई। अब देखिए सुरकोटदा से आपके क्या मिले हैं, घोड़े के अस्थिपंजर। घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर आपके कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। और घोड़े के दांत, घोड़े के दांत ये कहाँ से मिले हैं, रानाधुंडई से मिले हैं। तो जो प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता का, हम लोगों ने उसके बारे में यहाँ देखा और उनसे जो मिले प्रमुख साक्ष्य थे उनको भी देखा। चलिए कुछ और मुख्य बातों को जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। जो वास्तुकला का निर्माण भारत में हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। वास्तुकला मतलब होता भवन निर्माण की कला। और देखिए कपास की पूरे विश्व में पहली बार खेती इन्हीं लोगों ने की। कपास की जो खेती की शुरुआत या कपास की खेती सबसे पहले कहाँ के लोगों ने शुरू किया, तो कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू किया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे वो क्या क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के आधार थे, अर्थव्यवस्था वो क्या थे, कृषि और पशुपालन। कृषि पशुपालन।
कृषि और पशुपालन थे। देखिए ये किस देवता की पूजा करते थे, पूछ लेता है। तो पूजा किसकी करते थे ये? मातृदेवी और पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे लोग, प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, अब पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी और अज्ञात लिपि तो मिली, लेकिन उसको क्या हुआ? पढ़ा नहीं जा सका है। जो लिपि प्राप्त हुई उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और कुछ चीज़ों को हम लोग देखते थे इससे संबंधित। देखिए हाथी और घोड़े के प्रमाण मिले हैं। हाथी और घोड़े, कुत्ते को तो पालतू बनाए थे, लेकिन हाथी और घोड़े के जो प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये इनको पालतू बनाए थे कि नहीं, इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। और इनका जो प्रमुख पशु, जो पशुओं में सबसे प्रमुख पशु ये लोग जिसको मानते थे, वो कौन था? कुबड़ वाला सांड था। कुबड़ वाला सांड, इसका बहुत ही महत्व था। कुबड़ वाले सांड को बहुत प्रमुख पशुओं में सबसे प्रमुख इसको माना जाता था। और सबसे पवित्र जो किसको मानते थे जानवरों में? बत्तख को। किसको? बत्तख को मानते थे। तो जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुख्य बातें थी आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया। साथियों अगली क्लास में रिवीजन को जल्द ही लेकर आऊँगा, वैदिक कालीन सभ्यता। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।